का सेमिनार है फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर CIR एंड ATIR। इसके लिए नदीम भट्ट साहब को मदू किया है कि वो इस पर प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। तो मैं बिला तखीर सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए नदीम भट्ट साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप डाइस पे तशरीफ लाएं। नदीम भट्ट साहब FCA चेयरमैन टैक्सेशन अकेडमी। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एज़ यूजुअल आपको पता है सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिसने हमें, जैसे अभी तलावत में उन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उसमें डिस्कस हुई। बाकी तारीफ़ के लिए तो कहते समंदर अगर स्याही बन जाए और सारी ज़िंदगी बंदा लिखता रहे तो उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। इंसान की लिखने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए। तो नॉलेज शेयर करने से मैंने शायद उतना पढ़ने से नहीं सीखा जितना पढ़ाने से मैंने सीखा कि बियॉन्ड द लिमिट्स जाके इंसान को वो चीज़ें देखनी पड़ती है। इधर भी बैठना पड़ता है, इधर भी बैठना पड़ता है। दोनों सीटों पे आप एक वक्त में वकील भी बन जाते हैं, एक वक्त में जज भी बने होते हैं। दोनों तरफ आपको जाके मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब इंसान कोई भी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है तो सबसे पहले आगाज़ उसके अपने आप से होता है, चाहे वो अच्छाई है या बुराई है। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जो समझ भी आता है, मैंने कोशिश की हुई है कि सब लोगों तक वो पहुँच जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक पे जो हमने ग्रुप बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, उस पर 2018 से लेकर 2025 तक की किताबें अपलोडेड हैं। और अल्लाह से मैंने सब लोगों से कमिटमेंट ये की हुई है कि जब तक जिंदगी है जितनी भी किताबें मैं इशू करूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सबके लिए होंगी। आगे तौफीक अल्लाह की है, जब तक वो देता है तब तक तो करना है। दूसरा, मैं मुनव्वर साहब का सर का जिक्र जरूर करूंगा। मेरी किताब आने से पहले मैंने 8 ईयर्स CMAP में ICMAP में सर की किताब पढ़ाई थी। और ये क्रेडिट सर को जाता है कि जब मार्केट में बहुत थोड़े लोग थे तब मिर्ज़ा मुनव्वर साहब ने अपनी किताब लॉन्च की। जब मोहम्मद मोज़म मुगल साहब होते थे और सर की किताब जो था उसके बाद फिर या उसके इक्वलेंट ही जो है किताब इन्होंने इशू की और मेहनत की। और इंसान को ना तारीफ करते वक्त भी दिल गुर्दा खुला रखना चाहिए, खुल के तारीफ करेगा। क्रेडिट है, पैसे तो नहीं कोई आपसे ले रहा, तो मुंह से 2 लफ्ज अच्छे बोल देंगे तो एक बंदे की एप्रिसिएशन जो है वो बंदा क्या होता है, खुश हो जाता है कि यार काम की एप्रिसिएशन है। ये भी रिकग्निशन होती है बंदे, ये हर बंदे के हिस्से नहीं आता। उसी किताब को पढ़ा के ICMAP में पूरी क्लास का एक दफ़ा रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक रिजल्ट ये आया कि पूरी क्लास का 94% रिजल्ट था और एक बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में 98% और दूसरे ने 97% नंबर लिए थे। और इसके विटनेस सर खुद है। इन्हीं की किताब जब पढ़ाई गई थी तो इसका मतलब ये था कि जो किताब में सर ने लिखा हुआ है, जो भी एग्जाम्पल चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं तो बच्चा वहाँ तक पहुँचा है। भाई यही बंदे को चाहिए होता है। अब मैं आता हूँ लेक्चर की तरफ। अपील जी बेसिकली आज का टॉपिक है। अपील पे इससे पहले कि मैं अंदर जाऊं इसकी को खदोखाल और सारे इची बिची डिस्कस करें हम, तो पहले मैं एक ओवरऑल व्यू आपसे शेयर कर लूं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे तो स्कोप में आपको दिखा देता हूं जो अभी हमने करना है। ये आपके सामने है 126A से लेके पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से लेके आप रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट 133 तक, यानी 7 ये सेक्शन बनाए हुए हैं जो अवेलेबल है ऑर्डिनेंस के अंदर, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप ये ना हो कि वो इधर से डिमांड निकाल लें उधर से रिकवरी शुरू हो जाए। ऐसे नहीं है, यानी बनाने वाला भी वही और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला भी वही, जज भी वही, वकील भी वही, रिकवरी भी वही, तो फिर टैक्स पेयर तो मसला हो जाएगा उसके लिए। सो राइट ऑफ अपील इसलिए देना ज़रूरी था ताकि अगर किसी टैक्स पेयर को कोई ऑब्जेक्शन है या ऑब्जेक्शन है कि जी ये डिमांड जो मेरे अगेंस्ट क्रिएट हुई है या मेरा रिफंड कम हो गया है या पेनल्टी लग गई है, ठीक है, तो या रिकवरी ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट मुझे ये राइट दिया जाए कि मैं इसके अगेंस्ट अपने जो आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करके विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तो मैं इसको ख़त्म करा सकूं, कम कर सकूं, या जो भी रीज़नेबल अमाउंट बनती है वो जो जो बनती है, रीज़नेबल क्या होगा, जो बनती है अमाउंट जो एक्चुअल है मैं वही वाली सिर्फ पे करूँ, या अगर नहीं एप्लीकेबल है तो फिर मैं कुछ भी ना पे करूँ। ये तो अपील का स्कोप आ गया। अब कोशिश ये करें कि इसको अपील को फाइल करें अगर ज़रूरी है। अब ये भी पॉइंट ज़रूरी है, अगर अपील फिर वही कंडोनेशन की तरह, पहला क्वेश्चन ये है कि राइट तो आपको मिल गया, इसको एक्सरसाइज करके करने के बाद आप करेंगे क्या? क्या आपके पास कोई आर्गूमेंट्स है लीगल और फैक्चुअल इन राइटिंग में विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के कि जिससे आप ये साबित कर सकें कि मुझे ये रिलीफ मिलना चाहिए? और अगर आप कहते हैं यार ये तो सिर्फ 50,000 की डिमांड है, ये तो वैसे भी बनती है, तो फिर अपील फाइल करने का फ़ायदा क्या होगा? तो आपको ये भी चेक करना है, कंडोनेशन की तरह, अमनेस्टी की तरह, अपील में भी ये चीज़ आप चेक करें कि क्या मुझे अपील फाइल करनी चाहिए और करने के बाद क्या टैक्स पेयर को कोई रिलीफ एक्सपेक्टेड है। अगर एक्सपेक्टेड ही कोई नहीं है तो फिर आप अपना भी जान माल वक्त ज़ाया कर रहे हैं और एप्लीकेट बॉडी और दूसरों का भी कर रहे हैं। तो फिर जमा कराएं, बात ख़त्म करें, एडजस्टमेंट करें,
फिर आपको ये भी चेक करना है कि अगर कुछ चीज़ें रेक्टिफाइबल है, अगर रेक्टिफिकेशन 221 सेक्शन में अवेलेबल है, अगर आप समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन में ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा तो फिर अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो तय आपने ये करना है कि क्या इस केस टू केस बेसिस में, चाहे वो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है या एफईडी है, क्या मुझे अपील फाइल करनी है, और करने के बाद क्या कोई रिलीफ एक्सपेक्टेड है, फिर तो बात समझ आती है। और अगर है ही कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है फिर आपको अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वो एडजस्टमेंट करें, पेमेंट करें, रेक्टिफिकेशन करें, जो भी करें। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें अनकॉमन है। तो पहले कॉमन पॉइंट शेयर कर लेते हैं। कमिश्नर अपील में और ट्राइब्यूनल में दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। मसलन ये 30 डेज़ के अंदर आपने अपील, तीनों केसेस में आप चाहे कमिश्नर अपील है, ट्राइब्यूनल है, और आपको पता है जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट है वो 30 डेज़ फ्रॉम द सर्विस ऑफ द ऑर्डर टू द टैक्स पेयर। अगर डिपार्टमेंट ने जाना है ट्रिब्यूनल में तो उनको भी टाइम लिमिटेशन जो है वो 30 डेज़ का दिया गया है। फिर इसकी प्रिस्क्राइब फ़ी है जो टैक्स पेयर ने जमा करानी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम लिमिटेशन आ गया। फिर प्रिस्क्राइब्ड इसके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका जो ऑर्डर है आपका, वो आपने उसकी कॉपी है, नोटिस ऑफ डिमांड है, वो साथ अटैच करना है। अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बहुत शॉर्ट वर्जन के अंदर, जैसे हेडिंग्स एक एक लाइंस के अंदर, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे एतराज़ है, सेल पे है, 111 पे है, 21 की एडिशन पे है, फिर आपको 174 के ऊपर एतराज़ है, जिस जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है आप वो वाली चीज़ों को एक एक लाइन के अंदर आपके, जी मेरे 6 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 10 हैं, जितने भी हैं वो सिर्फ उनकी एक एक लाइन में आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने हैं शॉर्ट वर्जन में। बाकी जो डिटेल और सारी जो सपोर्टिंग है वो जब एट द टाइम ऑफ हेयरिंग आपको बुलाया जाएगा मेन अपील में, उस वक्त आप अपनी सारी डिटेल बताइएगा कि जनाब इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, ये मेरी चीज़ें थी, ये मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे, ये मेरे लीगल पॉइंट थे। सो आप अपील फाइल कर देंगे। नहीं करेंगे तो ठीक है, वो उसको आप देख लें, क्यों नहीं करना है तो फिर आपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करना है, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, उसकी प्रिस्क्राइब फ़ी आपने जमा करवानी है और उसका चालान आपने साथ अटैच करना है। अच्छा, अब फर्दर आपको ये भी चीज़ चेक करनी है ग्राउंड्स ऑफ अपील के साथ कि क्या आपको स्टे चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट सिर्फ आपके लॉस को उन्होंने कम कर दिया है या इनकम को बढ़ा दिया, लेकिन टैक्सेस के ऊपर इम्प्लीकेशन कोई नहीं आ रही, अगर आपके अगेंस्ट डिमांड स्टैंड नहीं कर रही तो फिर मुझे स्टे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट डिमांड स्टैंड कर रही है जो कि मटीरियल अमाउंट है, तो फिर आपको स्टे की एप्लीकेशन भी जो है वो साथ लिखा हुआ है उन्होंने ऑनलाइन में। अगर आप स्टे की एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो सेपरेट आप उसके साथ अटैच कर दें। कंडोनेशन वाला हमने कवर कर लिया था, वो मेन अपील के अंदर ही है, वो अलग से आपको वो नहीं देगा, वो अपने ग्राउंड्स के अंदर ही कंडोनेशन जो है उसके अंदर डाल देनी। चले जी, अगर ज़रूरत है तो, अगर कंडोनेशन नहीं रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर स्टे चाहिए तो ज़रूर करें, नहीं है तो छोड़ दें। तीसरा पॉइंट ये कि अपील करनी है कि नहीं करनी है। फिर वही बात, करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो छोड़ दें उसको। तो हाँ और ना दोनों तरफ आप जो चीज़ें जो हैं तीनों में चेक कर लें। अभी इनकम टैक्स ऑनलाइन है, सेल टैक्स अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी ऑनलाइन हो जाएगा कमिश्नर अपील के सामने। ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और वो जो सुप्रीम कोर्ट है अभी वो मैनुअल बेसिस पे चल रहा है। चले जी, ये भी तरीका हो गया। मैंने अपील भी जनाब फाइल कर दी। अपील फाइल करके तो अच्छा, एक सवाल पीछे भी 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, क्या आप हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं? कुछ तो उन्होंने सेक्शन लिखे हुए हैं, जैसे 122 है, 121 है, 161 है, 162 है, 172 वाला है, 221 है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है या रिफंड कम हो गया है तो उस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। चले जी, ये मुझे पता लग गया कि मैंने करना है या नहीं करना है, रिक्वायरमेंट भी आ गई। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपको ज़रा जेहन में रखना है कि इस वक्त आप इनकम टैक्स लॉ में, सेल टैक्स में या एफईडी में उन्होंने पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन बना दी है, जो कि लिमिटेशन ये लग गई है, हमने आसानी के लिए ये किया 20 मिलियन से बराबर या कम होगा तो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे इनकम टैक्स में,
10 इसका हाफ कर ले 10 मिलियन, सेल टैक्स में 10 मिलियन की लिमिट है, अगर उसके बराबर या कम होगा तो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे आप, ज़्यादा हुआ तो ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। और FED 10 का मजीद हाफ कर ले 5 मिलियन, तो 3 लिमिट्स आ गई इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FED के अंदर, 20 मिलियन, 10 मिलियन एंड 5 मिलियन। अब यहाँ पे पॉइंट ये रह गया बाकी जो हमने बहस की जब आपस में, ये जो वो कहता है जी नेट इंक्रीज इन लायबिलिटी या नेट डिक्रीज इन रिफंड, तो ये आपने अमाउंट वो लेनी है जो टैक्स पेड की करने से पहले आपकी लायबिलिटी में जो इंक्रीज या डिक्रीज आई है, आपने उस अमाउंट को चेक करना। अगर वो 20, 10 या 5 से ऊपर गया तो अब आप ट्रिब्यूनल में सीधा जाएंगे, अदरवाइज आप कमिश्नर अपील के पास आएंगे। अब इसका मतलब दूसरा ये निकल रहा है कि पहले क्या होता था, पहले कमिश्नर अपील के पास आप जाते थे, फिर उसके बाद अगर आपको एतराज़ होता था तो आप ट्रिब्यूनल में जाते थे। तो एक फैक्ट फाइंडिंग जो बॉडी है ना बीच में से ख़त्म हो गई है, यानी या तो आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे या ट्रिब्यूनल जाएंगे, इसके बाद अगला फॉरम सीधा हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो एक फैक्ट फाइंडिंग जो बॉडी आपकी है वो बीच में से ख़त्म हो गई है बेसिकली। तो ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा कि अब 2 जगह पे आपको पावर जो है अवेलेबल नहीं होगी। तो लॉ आपको पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन का मतलब ही यही है। अच्छा, अब ये भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब स्टे अगर आपने लेना है ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, 30 डेज मैक्सिमम, अगले 30 दिन। और वैसे तो एप्लीएट बॉडी पे ना कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए उनके फैसलों पे, उनको ऑर्डर करने में, लेकिन अब ट्राइब्यूनल के अंदर एक और लिमिटेशन ये आ गई है कि अगर ट्राइब्यूनल ने कोई नया केस उनके पास आया है तो 90 दिन के अंदर उन्होंने उसके डिसीजन करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड लॉ से वो उन्होंने क्या करना है कि मज़ीद 90 दिन की उन्होंने कंडोनेशन के लिए अप्लाई करना है कि हमें टाइम दिया जाए, जबकि ऐसे नहीं था पहले। ये लिमिटेशन मेरे हिसाब से रीज़नेबल नहीं है, जज के ऊपर ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना अंदर, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा या नुकसान उसका कोई नहीं है, उन्होंने तो काम करना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ तरतीब में, एक आपको चीज़ें ज़रा जो दिखानी है, इसके पहले पे ऊपर क्लिक करो कि क्यों जो ये आपका पूरा जी एज इट इज़ ही मैंने वहाँ से उठा लिया है, जो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर उन्होंने, अगर आप ए चेक करते हैं तो 20 मिलियन की लिमिट है, और उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया ना तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं क्रक्स आपको निकाल के बता देता हूँ, आपको पढ़ना आता है, ये मुझे पहले से पता है, ये आप इसमें से वेरीफाई कर सकते हैं जाके। सो 20 मिलियन, 20 से ऊपर, और प्लस वो जो मैंने अभी आपको बताया वैल्यू ऑफ असेसमेंट, पहले जो एक्सप्लेन नहीं था उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। टैक्स वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स मींस द नेट इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, और नीचे क्या है, नेट रिडक्शन इन रिफंड। तो ये टैक्स जो कटे हुए हैं उनको माइनस करने से पहले उन्होंने आपकी लायबिलिटी कितनी बढ़ा दी या रिफंड कम कर दिया, उसको चेक करके तो फिर आप उसके पास जाएंगे। बाकी आपके जो सवाल होंगे बाद में देख लें। दूसरा जी, अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो पावर आपके पास है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कमिश्नर अपील के ऑर्डर से या ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से, तो आपके पास रेफरेंस फाइल करने का आगे जो राइट है वो अवेलेबल है। तीसरा, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्शन कौन सा है, 133 सेक्शन आपके पास, उन्होंने सेक्शन भी रेफर कर दिया जी। चौथा, अब उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको याद हो कि 31 दिसंबर 2024 तक कमिश्नर अपील ने जितने वो ऑर्डर जो कि 20 मिलियन से ज़्यादा थे या 10 के सेल टैक्स में और FED में, वो उन्होंने ट्रांसफ़र करने थे ट्रिब्यूनल को, फैसला नहीं करना था, क्योंकि पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन आने के बाद पावर जो है 20 मिलियन से ऊपर, 10 मिलियन से ऊपर या 5 मिलियन से ऊपर वो चली गई थी ट्रिब्यूनल के पास। अब कुछ इनके पास पेंडिंग केसेस थे, तो उन्होंने कहा जी ये पेंडिंग सारे केसेस आप ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दें। उसकी डेडलाइन इन्होंने फर्दर इंक्रीज करके 31 दिसंबर 2024 तक इन्होंने दी थी। अब एपीलेट ट्रिब्यूनल, अब 2 चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो तो ट्रांसफ़र होके केस आएंगे उसके लिए ड्यूरेशन उन्होंने ट्रिब्यूनल को दी 180 दिन, और जो डायरेक्ट उनके पास आएंगे, ट्रांसफ़र होके नहीं आएंगे, तो उसके लिए दिए उन्होंने 90 दिन। ये 180 दिन वाली है वो आपके सामने है।
नेक्स्ट आ गया मेरे पास, ये पहला था जी आपका कमिश्नर अपील। अब आपके पास अपील टू दी कमिश्नर, जो अपील्स है उसका रेलिवेंट सेक्शन जो है ये पिक्यूलियर जुरिडिक्शन थी। अभी आपने जो देखा 126 से ये आपके पास था। अच्छा, ये तीनों लॉज में, सेल टैक्स में भी और एफईडी में भी इसी तरह इसको इंसर्ट किया गया है और वो जो आपकी वैल्यू है उसको वहाँ चेंज कर दिया गया है। एक बात हो गई। अच्छा, अब ये शुरू भी इसी से ही हो रहा है 127 सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A। आपको पहले वो देखना है कि मैंने किसके पास जाना, ट्रिब्यूनल के पास जाना या कमिश्नर अपील के पास जाना। अदरवाइज अगर आप हायर वैल्यू वाला इधर लेके जाएंगे तो वो आपकी अपील एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई ये तो मेरे पास अब पावर ही नहीं है, अब नहीं हो सकता ये। अच्छा, इस पर भी एक ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्शन भी रीजनेबल नहीं है। वजह क्या है? सिंपल सी एग्जांपल है, जब एक बंदा टैक्सेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है तो आपने कहा जी आप हर तरह का फैसला कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी डिमांड आप क्रिएट करें। जब वो बंदा मेहनत करके वो तरक्की करके कमिश्नर अपील बना तो आपने कहा अब आपने जो फैसला है वो 20 मिलियन 10 और 5 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा, जब वो मेहनत करके अब स्किल्ड हो गया, उसको सब समझ आ गया, तो आपने लिमिटेशन लगा दी। अच्छा, वो अगर तरक्की करके मजीद अगर वो आपके ट्रिब्यूनल में चला गया तो अब आप कहेंगे चूंकि अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, अब तुम फिर दोबारा ऊपर वाले फैसले तुम कर सकते हो, नीचे वाले तुमने नहीं करने, ऊपर वाले तुम करोगे। तो ये आप अपने ही एक प्रोफेशनल बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं कि उसको इस तरह की लिमिटेशन लगा के। एक कमिश्नर अपील अपने बारे में क्या सोचता होगा कि जब मैं टैक्सेशन ऑफिसर था मैं जितनी मर्जी डिमांड क्रिएट कर सकता था, अब जब मैं जज बनाऊं तो मेरे ऊपर लिमिटेशन लग गई है कि इससे ऊपर नहीं तुम जा सकते। हाँ, जाओगे अगर तुम वहाँ चले गए तो ये लिमिटेशन अनरीजनेबल है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये नहीं होना चाहिए। ये पहले वाला जो फार्मूला है, जो तरीका था, वो बिल्कुल सही था। आप अपने ही प्रोफेशनल बंदे की खुद बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ, मुझे तो ये समझ आती है। अच्छा, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं सोचूंगा मैंने या तो टैक्सेशन ऑफिसर बनना है, कमिश्नर तक जाना है, उसके बाद कमिश्नर अपील नहीं बनना, मैंने जाना सीधा ट्रिब्यूनल, ताकि मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन ना लगे। बहरहाल चूँकि एक चीज़ अब लॉ है, उसको उसी तरह लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं 121, 22, 143, 144, 162, 170 रिफंड अगर आपका वाला, 182 पेनल्टी वाला, 205 डिफॉल्ट सरचार्ज, वो करते करते इसी तरह 172 है रिप्रेजेंटेटिव पे है, ठीक है। और अब नीचे अल्टीमेटली उन्होंने कहा जहाँ आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए या कम हो जाए तो इन सब के अगेंस्ट आपको 127 का सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सेक्शन 126 से ये पावर दे रहा है कि आप इनके अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास ऑर्डर उसमें जा सकते हैं, लेकिन 20, 10 और 5 मिलियन को जेन में रखते हुए। दूसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जी आप विद द रिटर्न जो टैक्स आपका बनेगा आपने वो जमा कराना है, क्योंकि अभी भी कुछ रिटर्न्स बाकी ऐसी रह गई हैं जो मैनुअल लोग फाइल करते हैं। स्टेटस आपको एक्टिव टैक्स पेयर का तभी मिलेगा जब ऑनलाइन रिटर्न आपकी फाइल हुई होगी, तो कोशिश करें कि ऑनलाइन में ही करें। मैनुअल में अगर कोई बंदा ऐसी फनकारी दिखा देता है कि विद द रिटर्न टैक्स जमा नहीं कराता, रिटर्न जमा करा देता है, तो आप अपील में तभी जा सकते हैं अगर विद द रिटर्न आपने टैक्स जमा कराया होगा। क्योंकि सिस्टम, अगर आपकी कोई डिमांड निकली, चाहे वो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, जब तक आप वो पैसे एडजस्ट या पे नहीं करेंगे रिटर्न आप फाइल ही नहीं कर सकते। रिटर्न जानी ही नहीं है मशीन पे जब तक आपकी उसका पेमेंट, क्यों वो कह रहे हैं जिस चीज़ पे लड़ाई कोई नहीं है वो पैसे तो दो ना मुझे। आपने कहा जी मेरा 1 लाख टैक्स बनता है, तो लाओ ना यार पैसे तो दो, आप वो भी नहीं दे रहे, तो उस सूरत में क्योंकि लड़ाई आपकी असेसमेंट के ऊपर है, रिटर्न के ऊपर नहीं है। रिटर्न तो बंदे ने खुद बनाई है, अगर आपने खुद रिटर्न बनाई है और खुद टैक्स बनाया है तो वो तो दो भाई, उसमें तो लड़ाई कोई नहीं है। तो विद द रिटर्न टैक्स जमा कराना मैनुअल के केस में, ऑनलाइन वाले में तो पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि आप उसकी क्रेडिट नहीं लेंगे या पेमेंट नहीं करेंगे। अब वो फीस मैंने आपको बताई थी, इसका फॉर्म वो 76, 77, 78 रूल्स के अंदर दिया हुआ है। प्रेस्क्राइब फॉर्म होता था पहले, अब चूंकि वो ऑनलाइन है तो आप उसके अंदर ही सारा डाल सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल और जो हाई कोर्ट और अदरवाइज है वो अपनी जगह पे अवेलेबल है। फॉर्म है जी, वेरीफाइड है, जो मैंने अभी बताया था, प्रिसाइजली स्टेट करना है ग्राउंड्स ऑफ अपील को, अकम्पनीड बाय फी है, और विद इन 30 डेज जो आपका वो उसने टाइम दिया हुआ है आपको आगे जाके उसमें जमा कराना है। अब
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का अपील का तरीका प्रिस्क्राइब हो चुका है, आपको पता है वो ऑनलाइन अब शुरू में जब आया था तो ऑनवर्ड उन्होंने उसमें सारे तरीका सिंप्लीफाई किया हुआ है। यानी आप क्लाइंट का आईडी पासवर्ड यूज़ करके तो पिन उसके अंदर जाके तो आप आगे जाके अपील के खोलेंगे तो वो सारा आ जाएगा। ये हो गया। फ़ी कितनी है जी? अब हर जगह पे जंप आ गया। कमिश्नर अपील में भी बढ़ गई, ट्रिब्यूनल में भी बढ़ गई, हाई कोर्ट में भी बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में बढ़ी। वो 100 रुपये से बढ़ के सीधा 50,000 रुपये पे चला गया। यहाँ पे आपकी जो फीस है, अगर आप कंपनी असेसमेंट करा रहे हैं तो 5,000 रुपये, और अदर दैन कंपनी अगर असेसमेंट है तो 2500 है। एनी अदर केस यानी असेसमेंट के अलावा अगर है कोई पेनल्टी है या अदरवाइज है तो कंपनी का 5,000 और अदरवाइज 1,000 है, जो कि पहले ये कम था। 30 डेज के अंदर मैंने जैसे कहा फाइल करनी। जिस दिन ऑर्डर आपको या डिपार्टमेंट तो कमिश्नर अपील के पास नहीं जाता क्योंकि राइट ऑफ असेसमेंट उनके पास है, तो वो जाएगा ट्रिब्यूनल के अंदर। सो अगर यहाँ पे आपको जिस दिन ऑर्डर आपको सर्विस होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर ऑर्डर या अदरवाइज रिकवरी का ऑर्डर या अदरवाइज पेनल्टी वाला है तो 30 डेज का टाइम, जैसे मैंने पहले बताया था, तीनों जगहों पे आप 30 डेज हो गया। पहले ये 30, 60 और 90 होता था, सबको रिड्यूस करके सबका टाइम 30 डेज के अंदर कर दिया गया कि आप कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द ऑर्डर आप आगे आपको फाइल करनी है। नहीं तो फिर कंडोनेशन पर पूरा आपको लेक्चर पीछे दिया था, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको कंडोनेशन अप्लाई करनी है, ये उन्होंने सब सेक्शन 6 रखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ये उनको प्रूव कर देते हैं कि सफिशेंट रीजनेबल ग्राउंड थी आपके पास कि आप वक्त पे विद इन 30 डेज आपने अपील क्यों नहीं फाइल की, आप लेट क्यों है, तो आपको वो कंडोनेशन हर केस टू केस बेसिस पे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये पावर उनके पास है। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर इन अपील। क्या होगा, आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा ऑब्वियसली जब आप अपील कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टे सारी बात है, अगर आप समझते हैं कि जी आपको स्टे चाहिए तो आप स्टे एप्लीकेशन कर दें, तो 30 डेज का स्टे है, ठीक है। वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, आपको आर्गूमेंट्स देने हैं, ये जज का काम है कि उसने आपको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, क्या करना। आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद उनकी कोशिश ये होगी कि इसके स्टे पीरियड के अंदर ही इसका फैसला किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट वरना रिकवरी करने चल पड़ेगा। तो उनको डायरेक्शन भी यही है कि जो स्टे आए उससे अगले दिन स्टे लाजमी लगा दें आप। अब आप देख रहे होंगे जब स्टे एप्लीकेशन आप देते हैं, अनलेस अदरवाइज कोई रीज़न ना बने तो वेरी नेक्स्ट डे अगर आप 12 बजे से पहले आप स्टे फाइल करेंगे तो अगले दिन स्टे का आपका जो है वो लग जाती है डेट, या आप जाके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जी कि वो रिकवरी कर लेंगे, अब हमें टाइम दे दें, क्योंकि पहले 30 दिन के अंदर वो रिकवरी आपसे नहीं करेंगे, उसके बाद से उनकी रिकवरी शुरू होगी, लेकिन आप उसके अंदर अंदर कोशिश करें कि टाइम जो है वो अवेल कर लें, वरना वो आपके बैंक में से पैसे निकाल लेंगे, फिर आपके लिए रिफंड लेना एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें एडजर्मेंट हो सकती है, आप भी मांग सकते हैं और डिपार्टमेंट वो भी कमिश्नर अपील भी कर सकते हैं। आप नई ग्राउंड्स ऑफ अपील ज़रूर फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको ये प्रूव करें कि ये मैंने जानबूझ के स्किप नहीं किया था और ये अनरीजनेबल नहीं है। तो आपको पता नहीं, आप एट द टाइम ऑफ हियरिंग या बिफोर द हियरिंग आप ग्राउंड्स ऑफ अपील जो नए वाले हैं वो रिवाइज वाले उनको दे सकते हैं, ताकि आप अपने केस को प्रॉपर्ली प्लीड कर सकें। हो जाता है बंदा स्किप कर जाता है, या आप किसी चीज़ को नहीं प्रेस करना चाहते, वो तो आपका एट द टाइम ऑफ अपील आप कर सकते हैं। अब कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो आपसे जो भी मैटर्स होंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स फर्दर मांग सकते हैं कि भाई ये चीज़ें आप मुझे फर्निश करें। 5वां, अगर आप, ये वो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा आप लोगों से। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि मैक्सिमम कोशिश ये करें कि कंप्लायंस ऑफ लॉ करें और पहली स्टेज पे करें। क्यों? अब ये वो पॉइंट है जो ये बता रहा है। अनदर पॉइंट देखें, अगर मैं वक्त पे अपील फाइल करता हूं तो मुझे कंडोनेशन की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कंप्लायंस अपनी करता हूं तो मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोबारा से क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो पहली स्टेज पे जो असेसमेंट स्टेज है उस पर कोशिश करें कि एक तो कंप्लायंस करें और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे फर्निश करें, क्योंकि यहाँ एक सब सेक्शन ये कह रहा है कि अगर आपको प्रॉपर टाइम दिया गया था, आपने वो डॉक्यूमेंट पहली स्टेज पे प्रोड्यूस नहीं किए, तो उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट अब जो जहाँ आपको टाइम मिला और आप नई चीज़ें लेकर आए, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं आपके पास, अब आपका हो सकता है वो डॉक्यूमेंट फर्दर एक्सेप्ट ही ना करें। ओके भाई, अब ज़रूरत नहीं है, आप उस स्टेज पे नहीं लेकर आए। इट मीन्स एक तो ये अन आफ्टर थॉट है, हम क्यों ना समझे कि सारा कुछ आपने बाद में बनाया, पहले क्यों नहीं दिया आपने, अब कहाँ से आ गया ये। तो रीजनेबल ग्राउंड के बगैर आपका एविडेंस, तो क्यों आप उसको मौका उस स्टेज का दे रहे हैं कि वो आपको कहे जनाब मैं नहीं मानता आपके इस डॉक्यूमेंट में। तो आपने मौका दिया तो कंडोनेशन ली, आपने मौका दिया तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ, आपने मौका दिया तो एक्सपर्टी हो गया। बाकी जेन्युइन केस में आप कह सकते हैं जी मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पूरा नहीं मिला, मुझे वो मौका मिलता तो ये मैं प्रोड्यूस कर देता, वो एक अपनी जगह पे आपका पावर अवेलेबल है। बट कोशिश करें कि जहां आपके पास चीज़ें हों, मैक्सिमम चीज़ें जो वेरीफाइबल हैं वो पहली स्टेज पे प्रोड्यूस करें, आपको आगे जाके मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा। और मिलता भी है, लिया भी हम लोगों ने कि जनाब ये तो हम दे चुके हैं, ये दोबारा से कहाँ से आ गया, चले फिर ले लें। आप दो चार दफ़ा भी देना पड़ जाता है, चले जी फिर ले लें। ये बैंक स्टेटमेंट है जी, इसकी एंट्रीज पहले भी दी है, हम आपको ब्रेकअप बना देते हैं, इसकी हर एंट्री को तोड़ के दिखा देते हैं, लेजर भी दे देते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, अब ले लें। डिसीजन इन अपील जी, अब ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है जी, कंफर्म हो सकता है, एनलमेंट है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सेट असाइड की पावर कमिश्नर अपील की ख़त्म हो गई, लेकिन वो एनल्ड विद डायरेक्शन जो है एक्चुअली तो वही चीज़ है, या तो एनल्ड हो जाए वो तो ज़ीरो हो गया, एनल्ड विद डायरेक्शन का मतलब बेसिकली वो सेट असाइड ही है बेसिकली एक तरीके से। कमिश्नर अपील आपकी किसी सूरत में लायबिलिटी, देखिए मैं अपील करने गया हूँ रिलीफ लेने के लिए, भट्ट साहब इधर आ जाए, भट्ट साहब आप तो नहीं सर इधर आप आए ना, आप आपकी सीट इधर आपके पास आए ना सर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं अपील करने गया तो मैंने कहा जी मुझे रिलीफ ग्रांट करें, पता लगा कि उसमें कोई बेनिफिट आपको ऐसा मिल गया है जिसके आप एंटाइटल नहीं थे। तो उस सूरत में कमिश्नर के अपील्स के पास भी ये पावर अवेलेबल है कि वो आपकी लायबिलिटी इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपकी कोई एओपी की असेसमेंट हो जाती है और वो उसका इम्पैक्ट मेंबर पे आना है, तो उस सूरत में 122(2) की जो लिमिटेशन है वो टाइम अप्लाई नहीं होगा, उसकी अमेंडमेंट इन असेसमेंट की जा सकती है। ये भी आप इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फिर आप वो वाला जो बेनिफिट जो लेना चाह रहे हैं 6 साल से पीछे नहीं जा सकते, तो वो अगर पेंडिंग केस है तो उस सूरत में जब फैसला होगा तो उस साल को भी वो अमेंडमेंट इन असेसमेंट, इवन कि वो आपको नज़र आएगा कि टाइम बार्ड है, लेकिन वो कर सकते हैं एओपी के साथ। जैसे ही वो डिसाइड करेंगे आपको ऑर्डर मिल जाएगा जी। 120 दिन का टाइम है, जिस दिन आप फाइल करेंगे, 60 दिन और मजीद है, वो रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है, एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इसमें वो जो आपके जो एडजर्नमेंट वाले हैं या आप और प्रोसीडिंग में है या स्टे ऑर्डर या अदरवाइज है अल्टर एडीआर में अगर आप हैं, तो वो टाइम एक्सक्लूड करके, तो ये आप इनको ऐड कर लें 60 और 20 120 180 दिन जो है वो मैक्सिमम जो टाइम है इसके अंदर आ रहा है, एक्सक्लूजन को निकाल के। ट्रिब्यूनल आ गया जी आपके पास, ये भी शुरू सब्जेक्ट टू सेक्शन आपका जो सेक्शन 126 है उसी के साथ एसओई के अलावा, क्योंकि एसओई का आपको पता प्रोसेस जो उन्होंने दिया है वो एडीआर के अलावा उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं आ रही है उसके अंदर। तो अदरवाइज जो है आप 30 डेज़ के अंदर अगर आपकी वही पॉइंट वही 20 मिलियन 10 मिलियन और 5 मिलियन से ज़्यादा होगा तो आप इधर फाइल कर सकते हैं। नंबर 1। अब फार्मूला वही है, प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वेरीफाइड है, फ़ी है और 30 डेज़ के अंदर है। अब फीस कितनी है जी, जैसे मैंने पहले बताया, इधर 20,000 रुपये है जी कंपनी के लिए और अदरवाइज
5000 है, ये भी इंक्रीज हो गई पहले से। फिर वही जैसे कमिश्नर की अपील के पास पावर थी, ट्रिब्यूनल भी आपको कंडोनेशन में आपसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेके तो आपको कंडोनेशन दे सकते हैं, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब फिर वही कि अगर जब आप अपील फाइल कर देंगे तो रिकवरी अपनी जगह पे स्टैंड करेगी। अपील फाइल कर देने से दूसरी अपील जो आपकी जो ये अब तो पहली बनेगी, अगर यहाँ आप आए हैं तो जजमेंट्स ये भी हैं कि अनलेस एक ऑर्डर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट फोरम से ना गुजर जाए तो रिकवरी ना की जाए। तो अक्सर ये होता है कि जब पहली अपील, जब कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल में पहली अपील फाइल करते हैं, रिकवरी का नोटिस 30 डेज़ के बाद आ जाता है। तो हम उनको ये कह देते हैं कि भाई आपका एक सर्कुलर भी है बोर्ड का, उसके मुताबिक भी कि पहली एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट फोरम से उस अपील को गुजरना चाहिए, फिर आप रिकवरी उस बंदे से करें। अभी आपने बनाया, आप खुद ही रिकवरी करने चल पड़े, तो जज एक इंडिपेंडेंट उसको चेक करे कि वाकई बनती है कि नहीं बनती है। उसके बाद ऑनवर्ड जब तक आप स्टे नहीं लेंगे, खाली रेफरेंस फाइल कर देने से या अपील फाइल कर देने से अमाउंट स्टॉप नहीं होगी। ये वही वाला इशू है कि जो 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 स्टे ऑफ जो रिकवरी है उसमें 90 दिन का है जी, उन्होंने दिया हुआ टाइम, और ये ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा अगर फैसला हो जाए या इसको कैंसिल कर दिया जाए, और पेमेंट आपको उसके मुताबिक ही करनी है जो डिमांड रेज हुई है, अनलेस आप स्टे उनसे नहीं ले लेते। अब लोग दूसरी तरफ चल पड़ते हैं ना, वो बैंक अकाउंट वैसे ही फ्री खाली कर देते हैं कि ताकि रिकवरी हो भी तो वहाँ पैसा ही ना हो उनके पास। ये वही वाला पॉइंट है कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये अगर आपको स्टे दे देते हैं तो स्टे तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक कि अनलेस अंदर कोई या तो वो टाइम ना लिख दे, अदरवाइज लॉ ये कह रहा है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक वो स्टे इंटैक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर लिखा ही अंदर 60 दिन हुआ है तो फिर आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कह सकते। अगर उन्होंने एम्बार्को लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है, तो उसको पढ़ लें कि वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है, ताकि उसके एक्सपायरी से पहले पहले आप फर्दर स्टे ले सकें। डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द ट्रिब्यूनल जी, ये मैंने आपको पहले बताया था, जो ट्रांसफर होकर केस आएंगे 180 दिन, जो डायरेक्ट आएगा 90 दिन, वो आगे दोनों पॉइंट इसमें कवर्ड है। और अगर 90 दिन के अंदर स्पेसिफाइड टाइम में वो नहीं फैसला हो रहा तो कंडोनेशन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो मैंने आपको बताया था, अब जज को भी बाउंड कर दिया कि वो जाके आगे से टाइम मांगे कि जनाब वो चूँकि रश वर्क बहुत ज़्यादा है तो हम काम नहीं कर पाए, हमें मज़ीद 90 दिन और दिए जाए। तो जज मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर है ना, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, लिमिटेशन है। हमारी अपनी फाइलें अब रिव्यू हो रही हैं कि OCR वाले कर रहे हैं, UDIN के बगैर अब कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी। लॉ भी पास कर दिया उन्होंने। अब अगर कोई UDIN वेरीफाइबल नहीं है, उसकी कंप्लेंट होगी और इन्वेस्टिगेशन कमेटी को केस मार्क हो जाएगा। तो वो अपने अकाउंट्स भी ज़रा चेक करें लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में कि UDIN वो वेरीफाइबल है कि नहीं है। तो बड़ी सख्ती अब हो रही है, तो वो बड़े तरीके से अब जो सारा काम है वो कर रहे हैं। कुछ लोग लगता है कंप्लेंट्स गई हैं जिससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर अनवेरीफाइबल UDI नंबर होगा तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी को उसका केस मार्क होगा उस बंदे का। अब वो एक अलग बात है कि जनरेट किसने किया। अब ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने दी है तो फिर ऑडिटर ने जनरेट किया ना उसको, वो क्लाइंट तो कर नहीं सकता। पहली स्टेज पे अब आपको पता होगा इस वक्त वो क्या कर रहे हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि जी आप ADR में जाना चाहते हैं तो आप उधर चले जाए, ये छोड़ दें उधर चले जाए। फिर आप कहते हैं नहीं जनाब मैंने इधर ही रहना, मैंने उधर नहीं जाना, मैं केस इधर ही करना चाहता हूँ। फिर आपकी प्रोसीडिंग आगे शुरू होगी। आपको पता कभी वो इन राइटिंग में ले लेते हैं, कभी आपसे पूछ के लिख लेते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप ADR को छोड़ रहे हैं और आप अपील के अंदर जो है वो इसमें आना चाह रहे हैं। इसमें एक आपको पता होगा इंटरेस्टिंग चीज़ें 3 के अंदर उन्होंने डाली हैं कि अब वो अर्जनमेंट नहीं खेलने देंगे आप। अगर आप कोई डेट फिक्स की गई है, आप एक तो ATR को कंपेलिंग रीजन बताएंगे आपको टाइम क्यों चाहिए, वो अपनी वजह से करें तो बात हो रहा है। अगर टैक्स पेयर मांगेगा तो एक तो वो कंपेलिंग रीजन बताएगा, और मिनिमम जो फीस उन्होंने रख दी है उसकी अर्जनमेंट की मैंडेटरी पेमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये, शैल नॉट बी लेस देन है। इसका मतलब है वो ज़्यादा भी हो सकता है।
तो कोशिश करें कि आप एडजस्टमेंट ना करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट अब उन्होंने इसके अंदर डाल दी है। अब कौन इतनी कॉस्ट पे करेगा? हाँ, अगर आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन अभी केस पूरा तैयार नहीं हुआ, फिर उस सूरत में आप कर सकते हैं। अब कमिश्नर अपील की तरह ट्राइब्यूनल कौन कौन सा ऑर्डर करेगा? सारा कुछ वही है। अब ट्राइब्यूनल के पास सेट असाइड की डायरेक्ट पावर भी इसके अंदर रिमांड जो है वो अवेलेबल है, जो कि उधर एनल्ड विद डायरेक्शन है। बाकी सारा उसी तरह ही है, एनलमेंट है, मॉडिफाई है, अफर्म है, वो या एज द केस एज द ट्रिब्यूनल डीम फिट। फिर वही बात, ट्रिब्यूनल भी आपकी लायबिलिटी बढ़ा सकता है, लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। फिर वही पॉइंट, अगर एओपी का केस असेस होता है तो मेंबर्स की अमेंडमेंट इन असेसमेंट की जा सकती है अगर शेयर पे कोई इम्पैक्ट आता है तो, विदाउट 122(2) की लिमिटेशन के बगैर। और ये डायरेक्शंस ऑब्वियसली वो ट्रिब्यूनल देगा कि जी क्या करना। ऑर्डर को सर्विस हो जाएगा, जैसे कमिश्नर अपील का है टैक्स पेयर और रेलिवेंट कमिश्नर को। आप पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। पहले भी ऐसे ही था, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी हम इसको कहते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट है जी 133 हाई कोर्ट, आज का लास्ट जो पॉइंट है, इसके सब सेक्शन सबसे ज़्यादा है। इसमें भी उसी तरह 30 डेज के अंदर आप जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्लस एक जो चीज़ ऐड की गई है वो है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। सिर्फ अभी भी फैक्ट वाला इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक मैं जजमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये था अगर कोई फैक्ट को थ्रैश भी सही नहीं करता तो ये भी पॉइंट ऑफ लॉ बन जाएगा कि जी ये देखें, ये जितनी प्रोसीडिंग आप कर रहे हैं इनकम टैक्स सेल टैक्स में, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ये जनरल नॉलेज नहीं है कि दिल किया आगे तो दिल किया ना किया। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो आप कह रहे हैं या जो वो कह रहे हैं उसकी प्रॉपर बैकिंग और लीगल डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ज़बानी कलामी बातें नहीं हो रही है। मेरे डॉक्यूमेंट को आपको पता है नंबर ऑफ जजमेंट्स है, मैं एक चीज़ आपको बाद एंड में दिखाता हूँ कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स या मेरे आर्गूमेंट रिटन आर्गूमेंट्स को विदाउट कोजेंट रीजंस के डिनाइल नहीं कर सकते। जी मैं नहीं मानता, भाई आप क्यों नहीं मानते? भाई आप उसके अगेंस्ट मुझे कोई जजमेंट दें, कोई रेफरेंस दें, इसमें कोई डिफेक्ट है तो वो बता दें, अगर वो लॉ के मुताबिक नहीं है वो बता दें मुझे। तो विदाउट कोजेंट रीजंस के, रीजनेबल जस्टिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब इसका मतलब ये है कि स्कोप वाइड हो गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो आप इसके अंदर फैक्ट को कवर कर सकते हैं, लेकिन वो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉ के साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जजेस का काम लॉ को इंटरप्रेट करना है। अब वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है तो नहीं बैठ के आपके चेक करेंगे, वो उसका तो काम नहीं होगा भाई आपने की कि नहीं की, इस पे जो ऑब्जेक्शन है उसकी बात करें मेरे साथ, टाइम नहीं है इतना। तो पॉइंट ऑफ लॉ पे ही वो ज़्यादा आपको लेके जाएंगे, ना कि सिर्फ फैक्ट ही देखते रहे। अच्छा, 15 दिन के अंदर जी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फर्निश करने हैं जो ट्रिब्यूनल में आपने दिए थे। ये भी एक अलग से काम आ जाएगा एक बंदे के पास। आप डायरेक्ट उनसे ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी जो कमिश्नर अपील के पास जो केसेस हैं वो पेंडिंग थे या अदरवाइज थे, उसका डेडलाइन मैंने आपसे शेयर कर दी। वो उस डेडलाइन तक इन्होंने खुद करना है या आगे ओबीसी ट्रांसफ़र करना। अब पॉइंट ऑफ लॉ पे आपको पता है कि जब तक आप उस ऑर्डर से वो क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज नहीं होगा, आपका रेफरेंस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना। बताएं जनाब कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट से अराइज होता है? और ये किए बगैर उन्होंने कह दिया इट में प्रोसीड टू हियर द केस ओनली तब होगा जब आप कोर्ट में ये प्रूव करेंगे कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट या दोनों अराइज होते हैं। फिर इसका स्पेशल बेंच बनेगा जी, वो ज़ाहिर बात है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका जो है वो अप्लाई होगा, उसके मुताबिक फिर इसका वो लेके आगे चलेंगे। 6 महीने के अंदर उन्होंने जी आपका फाइलिंग से फैसला करना है। मैनेजमेंट सिस्टम वो बनाएंगे ताकि आपके केसेस को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर क्लोज किया जा सके। अब वो जो भी तय करेंगे उसका क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट उसकी एक कॉपी ऑब्वियसली रेलिवेंट जो साथ पार्टी है उसको भी दे दी जाएगी। ये सील के थ्रू ट्रिब्यूनल को भी जाएगा और कमिश्नर अपील को भी।
फिर वही बात कि अगर आप रेफरेंस में गए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं तो आपकी डिमांड उसी तरह ही पेएबल है। अच्छा भाई, इसमें स्टे का ज़रा तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो आपको 30% ऑफ द डिमांड जो है वो जमा कराना पड़ेगा। अगर स्टे नहीं चाहिए फिर ज़रूरत नहीं है। ये रेफरेंस के पैसे नहीं है। अपील फ़ी 50,000 रुपये है। डिमांड अगर आप समझते हैं कि मैंने स्टे लेना है तो आपको जैसे 10 लाख की डिमांड है तो 3 लाख रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा अगर आप स्टे चाहते हैं। अगर आप स्टे नहीं चाहते तो फिर ये 30% जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे वही आया हुआ है। और ऑर्डर ऑब्वियसली कब विड्रॉ होगा, स्टे का टाइम ख़त्म हो जाए या विड्रॉ हो जाए या फैसला हो जाए। लिमिटेशन एक्ट में मैंने आपको पहले भी शेयर कर दिया था, जो 5 है वो अप्लाई होगा इसके ऊपर। 50,000 फीस है वो मैंने कमिश्नर जो डिपार्टमेंट वाले, उनके अलावा डिपार्टमेंट आपको पता है उनको फीस नहीं वो देते, वो उसके बगैर जाते हैं। और इसमें 13 जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी एप्लीकेशन जो रेफरेंस की फ़ाइल होएगी वो रिटन ऑथराइजेशन बाय द रेलिवेंट चीफ कमिश्नर के बगैर वहाँ पे हाई कोर्ट में कोई भी रेफरेंस वो जो फाइल करेंगे उस कोई भी एप्लीकेशन उनके बिहाफ पे वो फाइल वो रेलिवेंट चीफ कमिश्नर से रिटन ऑथराइजेशन लेकर आएंगे तो फिर वो हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। ये जी कुछ पॉइंट से दूसरी फाइल खोलना, एक चार्ट मैंने दिखाना है, फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा। इसको बंद करके दूसरी वाली, उसमें वही वन वाली खोलो। उसके ना एंड में मैंने एक चार्ट बनाया था, मुझे याद तो यही पड़ा था, ये था। अच्छा, ऐसे है कि मैंने ये सोचा कि ये तो हो गए सारे वो जो 126 ए से लेके तो 133 तक के सेक्शन के, जी मैंने ट्रिब्यूनल जाना है नहीं जाना है, हाई कोर्ट जाना है नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में उसका जिक्र नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। वो जैसे कंडोनेशन का 185 मैंने आपको दिया था, उसको भी फिर आपको वहाँ से करना पड़ेगा। इनकम टैक्स लॉ इज साइलेंट अबाउट दी जो आपने रेफरेंस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर जाके रेलिवेंट आर्टिकल के अंदर जाके आप अपना रेफरेंस जो है उसमें फाइल करेंगे। बात फिर वही है, उन्होंने भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और उस पर बात करनी है, तो वो हाई कोर्ट से ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ लॉ है वही वाला उसके अंदर जाके आप आगे बहस कर रहे होंगे। वो भी आप एस्टेब्लिश करेंगे तो वो केस हर्ड करेंगे, वरना वो कहेंगे जनाब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, ये फैक्ट है, आप ये हो चुका हुआ है, ये फाइनल है। आप वो, क्योंकि ट्रिब्यूनल फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, अगर उसने फैक्ट के ऊपर आपको कह दिया और वो फैक्ट का पॉइंट हुआ तो आगे हो सकता है आपको वो हर्ड भी ना करे। अच्छा, अब मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स मैं एक बना रहा हूँ, आखिरी मेरा पॉइंट है अब ये है कि मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील बना रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए ताकि मैं अच्छी ग्राउंड्स ऑफ अपील बना सकूँ। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला ग्राउंड्स ऑफ अपील पॉइंट ऑफ लॉ पे, और दूसरा मैंने बना दिया ग्राउंड्स ऑफ अपील ऑन फैक्ट्स पे। तो अगर आप देखते हैं एक एक करके, तो पहला जी टाइम बार्ड असेसमेंट है। अगर आपकी असेसमेंट टाइम बार्ड है आप इसको प्ली ले सकते हैं 122 के अंदर, 121 के अंदर और 161 में। दूसरा एक टाइम लिमिटेशन है ईयर्स की, एक टाइम लिमिटेशन है सेक्शन के अंदर 122(9) का इशू, नोटिस इशू करने के बाद, वो भी टाइम अपनी। तो 2 लिमिटेशन है, दोनों में से अगर कहीं फिट होता है आपका केस 6 साल वाला या आपका अंदर 122(9) के बाद वाला, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं जहां आपका केस फिट होता हो। क्योंकि असेसमेंट एक तो करनी किस साल की है और नोटिस इशू करने के बाद का भी टाइम उन्होंने दे दिया, उसके अंदर होनी चाहिए कंडोनेशन या उन्होंने जो भी एक्सटेंशन टाइम लेने के अंदर, अगर उसको वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो भी टाइम बार्ड उस वजह से किया जा सकता है। दूसरा है एक्सक्लूजन एग्जम्पशन फ्रॉम ऑडिट प्रोवाइडेड अंडर रेलिवेंट टैक्सेशन लॉ, ऑडिट पॉलिसी और एल्सवेयर। ये मैंने अपने पास से जो मेरे पास आता गया मैं बनाता गया, जो पढ़ाने से बुक से मुझे मिला। अगर मेरे एक केस में क्या हुआ कि हमने ना ऑडिट करवा लिया, कमिश्नर अपील से हम ऊपर ट्रिब्यूनल में चले गए, रिलीफ हमें वो नहीं मिला। ऊपर गए तो हमें ये पता चला कि इस केस का ऑडिट होना ही नहीं था, वो नील का केस था और ऑडिट पॉलिसी ने उसको एक्सक्लूजन दी हुई थी, वो मेरे नॉलेज में थी उस वक्त। जब वो मुझे पता चला ये है, मैंने ट्रिब्यूनल में प्ली ले ली। मैंने कहा सर इसका तो
ऑडिट ही नहीं होना था तो ये, तो उन्होंने कहा जी फिर कराया क्यों? मैंने कहा सर इस पॉइंट का हमें पता ही नहीं था, ये पॉइंट ऑफ लॉ ऑडिट पॉलिसी मेरे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन इवन अदरवाइज हमने ऑडिट अपना पूरा करवाया, वो अपनी जगह पे है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने फिर 2-3 सवाल मुझसे किए कि जी आपका मार्कअप तो नहीं है इसके अंदर, या डेप्सन क्यों नहीं क्लेम की, क्योंकि वो प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन था। मैंने कहा जी डेप्सन तो तब चार्ज करेंगे जब एसेट यूज़ करूँगा, सारा पैसा हमारा अपना, मार्कअप कोई है नहीं, जितने एक्सपेंडिचर थोड़े बहुत वो प्री प्रोडक्शन में चले गए हैं। तो बेसिकली वो लॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि लॉस आपको गया तो वो इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। तो नील इनकम का जब प्रूव हो गया, उन्होंने इसी बेस पे, पॉइंट ऑफ लॉ की बेस पे, कि जनाब इरिस्पेक्टिव के ऑडिट जो भी इन्होंने किया या नहीं किया उसको छोड़ दे, ये ऑडिट होना ही नहीं था, और जब होना ही नहीं था पॉलिसी क्लियर कट है, तो इसलिए इसको इसकी फेवर में ये केस दे दिया जाए। तो ये मैंने पॉइंट वहाँ से निकाला था। नंबर 3, असेसमेंट ऑर्डर नॉट सर्व्ड, ये आपको पता है। चौथा, नोटिस सर्व्ड बट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नॉट गिवन, ये भी आप यूज कर सकते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील में। एडिशन ऑफ एक्सप्लेन इनकम और एसेट्स कैन नॉट मेड एज अनएक्सप्लेन्ड, आपका एक्सप्लेनेबल सोर्स है, उन्होंने अनएक्सप्लेन कर दिया है, ओबियसली मेरे पास, मैं कहूँगा जी मुझे तो 111 सेक्शन लगता ही नहीं, ये तो सारा पैसा मेरा अपने कज़न ने भेजा हुआ है, मेरे फादर ने भेजा हुआ है, उसके प्रूफ मेरे पास है, आप 111 मुझे कैसे लगा सकते हैं? ये तो सारा मेरा पैसा अपना था जी। छठा, नो नोटिस फॉर असेसमेंट प्रोसीडिंग सर्व, ये भी आपके पास है, जिसकी बेस ही नहीं पीछे, अगर नोटिस ही नहीं मेरे पास आया तो मैं फॉलो अप कैसे करता जनाब? ये अगर आया, आगे वो भी आ रहा है, आगे आया तो फिर क्या हुआ? 7, बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्टेड विदाउट कोजेंट रीजंस, जो मैंने अभी आपको कहा था। 8, रीजंस ऑफ एडिशन मेड नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड इन द बॉडी ऑफ द असेसमेंट, आपने मेरी सारे खर्चे रिजेक्ट कर दिए, क्यों भाई? और जी ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपको कैसे पता लग गया? 20 सेक्शन के अंदर क्लियरली 1 ये बताता है कि कोई एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, क्या कारोबार बिजली के बगैर ही कर लूँ? क्या बंदा थड़े पे बैठा हुआ है? एम्प्लॉइज़ ना रखूँ, एंटरटेनमेंट नहीं करनी मैंने, दफ्तर किराया का तो रेंट ना पे करूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। अच्छा, मेहमान आ जाए तो उसे कहूँ चूँकि मेरी इनकम पे टैक्स नहीं है, टैक्स लगता है तो मैंने चाय नहीं पिलानी है आपको, इस तरह थोड़ी है। तो कारोबार तो खर्चों के साथ होता है जनाब, हाँ उसके सपोर्टिंग चाहिए वो आप उसे ले लें। नेक्स्ट क्या है देखें, 9 नंबर, रेलिवेंट सेक्शंस फॉर एडिशन एड बैक्स वर नॉट स्टेटेड, आप ये इसको, ये मिलता जुलता है, वो एड हॉक बेसिस वाला आगे आएगा। अगर आप कोई भी चीज़ मेरी एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप किस सेक्शन के किस क्लॉज या सब सेक्शन के अंदर आपने ये मुझे हिट किया है जो मैंने नॉन कंप्लायंस की है। एक ना रिटर्न हमने फाइल की, वो बंदा था, उन्होंने कोई ना प्रॉपर्टी शायद परचेज करनी थी या बेचनी थी, जो कि उस वक़्त उनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था, तो वो मान नहीं रहे थे जी आपका जो प्रॉफिट है 30% हम टैक्स काटेंगे, आप नॉन ATL में, हम नहीं मानते। पहली दफ़ा प्रॉफिट आ रहा था, उसको बड़ा मसला हो गया हमारे लिए। खैर हमने रिटर्न उसकी फ़ाइल कर दी, पिछली फाइल करके हम उसको ATL में ले आए। आपको पता पहले वो 23 की बेस पे था, फिर उसकी बेस, तो उन्होंने साथ ही पेनल्टी का नोटिस दे दिया कि जनाब आपको पेनल्टी लगती है, पैसे जमा कराएं। मैंने कहा भाई इस पे तो लॉ अप्लाई नहीं होता था, मैंने तो नॉन कंप्लायंस की कोई नहीं भाई, किधर की है मैंने? आपका 114 का कोई भी क्लॉज इस बंदे को हिट नहीं होता, तो फिर क्यों फाइल की? ताकि ये आगे फर्दर जो ट्रांजेक्शन कर सके, ऑनवर्ड इस पर अप्लाई होगा। इस साल जिसकी हमने रिटर्न आपको दी है, जिस बेस पे ये ATL में गया है, उस पर लॉ अप्लाई नहीं होता। तो जब मैंने नॉन कंप्लायंस की कोई नहीं, तो फिर पेनल्टी कैसे लगेगी मुझे? पहले नॉन कंप्लायंस तो साबित करें। ये उससे कनेक्टेड है कि आपको जिस सेक्शन में आपने डिसअलाउ करना है, उस सेक्शन में देखिए, सर्विस ऑफ नोटिस पे एक पॉइंट मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। मैं दोनों तरफ बैठ के सोच रहा होता हूँ, अगर आपको एक नोटिस आया है, फ़र्ज़ कर लें मैं हेयरिंग किसी और बंदे से कर आया, तो क्या वो हेयरिंग एंटरटेन होगी? मुझे जिसने नोटिस दिया A ने, मैं चला गया B के पास, उसको भी नहीं पता लगा, मुझे भी नहीं पता लगा, मैं हेयरिंग करके वापस आ गया, पता लगा कि वो बंदा ही नहीं था वो। इसी तरह जब वो नोटिस सर्विस करेगा तो उसी टैक्स पेयर को नोटिस जाना चाहिए जिसकी असेसमेंट हो रही है।
अगर वो किसी और को पकड़ा जाएगा तो मुझे तो वो मिला ही नहीं। जैसे हेयरिंग आपने उसी बंदे से करनी है, उसी तरह नोटिस भी उस TCS कर देने से या रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू कर देने से वो नोटिस सर्विस नहीं हो जाता। इस पर भी जजमेंट्स पड़ी है मैंने। बंदा जब फंसा हो तो हाथ पाँव तो मारता है, तो उसने कहा जनाब खाली TCS से काफ़ी नहीं है, आप रिसीविंग पहले चेक करें इसकी ऑनलाइन, किस बंदे ने दिया आपको। पता लगा वो कोई बाहर गार्ड था जिसको कानून का पता भी नहीं, उसने डाल दिया कि कोई नहीं कागज़ आया देखांगे, वो भूल गया, तो क्या इसमें डिफ़ॉल्ट अब मेरा? मुझे तो वो सर्विस ही नहीं हुआ। जिस तरह हेयरिंग इररेलेवेंट बंदे से नहीं हो सकती, उसी तरह नोटिस भी आप इररेलेवेंट बंदे को सर्विस नहीं करवा सकते, इवन के TCS या रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्यों ना हो। नेक्स्ट है जी मेरे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो तो आपको बात आपसे हो चुकी है, नॉट फॉलोड है, इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं। असेसमेंट, क्योंकि सीक्वेंस है ना, पहले कौन सा नोटिस आएगा, फिर उसके बाद अगला, फिर अगला एंड ऑनवर्ड। असेसमेंट मेड ऑन इशू फॉर विच नो शो काज नोटिस वाज इशूड। ये भी मैंने देखा कि एक बंदे को शो काज नोटिस उस इशू का इशू ही नहीं हुआ जो कि ऑर्डर के अंदर आ गया, तो वो भी इलीगल है। ये सारे चूंकि पॉइंट ऑफ लॉ हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। दो रह गए जी, असेसमेंट मेड ऑन अजम्पशंस एंड प्रेजम्पशंस नॉट परमिसिबल। आप इसी तरह नेक्स्ट जो एडहॉक बेसिस पे आप मेरा 10 लाख का एक्सपेंस है, आपने कहा जी मैं कहता हूँ जी 50% डिसलो कर दें, किस बेसिस पे भाई, क्यों डिसलो होगा वो? तो ये पॉइंट ऑफ लॉ। उसके बाद पॉइंट ऑफ फैक्ट है, वो आपको पता है, अपनी बुक्स प्रॉपर मेंटेन करें, पहला कंप्लायंस ऑफ नोटिस करें वक्त पे, और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ड्यूली फर्निश करें। जैसे अभी मैंने आपको कहा, आपको लिटिगेशन में इतना लंबा चौड़ा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप नीचे पहली स्टेज पे कंप्लायंस अच्छी तरह करके आए। और नेक्स्ट है जी आखिरी जो वेरीफाइबल रिकॉर्ड है, फर्निश ड्यूरिंग दी असेसमेंट प्रोसीडिंग। ये भी हो जाता है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं दिए जी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स, ऐसे भी हो जाता है, तो भाई ये रिसीविंग दिखा दो उसको कि सर ये देखें, ये मैंने इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दी हुई, ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने नहीं दी, इसमें कोई डिफेक्ट है तो वो पिन पॉइंट करें, वो इन्होंने नहीं किया। तो ये बनाते वक्त आप ये दो चीज़ें ज़रूर देखें कि पॉइंट ऑफ लॉ पे दोनों ही करें, पॉइंट ऑफ लॉ भी डालें और पॉइंट ऑफ फैक्ट भी डालें। और अगर एक मजबूत है तो जाहिर बात है जिस पे आप कंटेस्ट करना चाह रहे हैं वो वाले पॉइंट्स इसके अंदर आप अपील में ले लें। मैंने कोशिश की कि इसको जितना कुछ रह ना जाए तो कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट होगा तो हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, माशाल्लाह एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क, हमेशा मेहनत करते हैं और प्रेजेंटेशन बना कर लाते हैं और मेहनत करते हैं और पेश करते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर हमारे जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। उससे पहले मैं वेलकम करता हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों ने सेमिनार को ज्वाइन किया है। रहील साहब ने, अकील अकरम साहब ने, इरफान खोकर साहब ने, याहिया ज़ुबैरी ने, शहरियार सदीकी साहब FCM में सेक्रेटरी टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी हैं, CM हनीफ सलीम चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुरम शबार भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार एसोसिएशन, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेंबर साहब से सर काइंडली अब डायस पे सीट लाएँ और प्रेजेंटेशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले जब भी मैं कभी स्टेज पे आया तो कुछ समझने के लिए या समझाने के लिए आया। आज पहले से मौजूद मसाइल को मज़ीद पेचीदा करने के लिए आया। अगर आप हेडिंग में देखें तो ये क्लास 1 पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। इशू शायद आप सबके इल्म में हो। इशू ये है कि डिपार्टमेंट ये क्लेम कर रहा है कि जो टीचर्स एंड रिसर्चर्स का 25% रिबेट इन टैक्स था वो ख़त्म हो चुका। उसके लिए कोई 1-2 नोटिफिकेशन भी आए, लेकिन वो RTOs की तरफ से आते रहे, ऑफिशियली नहीं आए। जबकि कानून जब देखते थे तो उसमें इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। 15 रोज़ पहले तक
जो FPR की वेबसाइट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड अप टू 30 जून 2024 पड़ा हुआ था, उसके मुताबिक भी ये रिबेट अवेलेबल था। तो जब सर्कुलर टाइप चीज़ें देखी RTOs ने जो अपने ऑफिस को दी हुई थी, तो पता चला कि ये तो ख़त्म हो चुका हुआ, 2022 से ख़त्म हो गया हुआ। तो फिर इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। ये जो क्लास 1 की सब क्लास 1, ये जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया तो उसमें क्लास 1 में 2 सब क्लासेस थी, 1 और 2। उसके बाद ये डेट्स ईयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन सालों में इसमें तब्दीलियाँ की गई या सब्स्टिट्यूट किया गया या उसको हटा के कुछ और कर दिया गया या ख़त्म कर दिया। अब इसमें ज़रा देखें कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुए। 2001 में सब क्लास, 2003 में सेम, लेकिन जब आगे चलते हैं 2008 में, उससे आगे चलते हैं तो 3 जगहों पे आपको लफ्ज़ क्लास नज़र आ रहा है। सो क्लास के साथ भी ये उसमें अमेंडमेंट करते रहे और सब क्लास के साथ भी ये अमेंडमेंट्स करते रहे और हम लोग उसे एक्सेप्ट करते रहे। हाईलाइट नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं किया। जो FBR ने अपनी साइट पे डाल दिया उन्हें मान लिया, जैसा मॉडिफाई किया वैसे दे दिया। 2005 में इसको ख़त्म कर दिया गया, 2006 में दोबारा से इंसर्ट हुआ। अब इसकी वर्डिंग देखिए कि बिफोर सब क्लास 1A द फॉलोइंग न्यू सब क्लास बी इंसर्टेड। ये फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ। और जिस वक्त ये 1A आई थी तो इट वॉज नॉट सब क्लास, इट वॉज क्लास। यहाँ इन्होंने जोर देके ये कहा कि उससे पहले ऊपर आपने लगानी है और ये सब क्लास 1 आपने इंसर्ट करनी है। फिर इसमें फिर आगे चल के 2008 में सब्स्टिट्यूट होता है और फिर क्या लिखते हैं, फॉर सब क्लास 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये है कि उसकी सब क्लास 2 भी उड़ जानी चाहिए। अगर आप सब क्लास 1 कह रहे हैं, क्लास 1 कह रहे हैं, तो उस क्लास 1 में सब क्लास 1 और 2 दोनों शामिल थी, तो इसका मतलब दोनों ही उड़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ सब क्लास 1 जो है वो हुई। फिर आगे चल के फाइनेंस एक्ट 2002 में 2022 में वो कहते हैं कि क्लास 1 ओमिट कर दें। अब जो पहली स्लाइड हमने देखी उसमें 4 जगहों पे इसके लिए लफ्ज़ सब क्लास इस्तेमाल हुआ और 3 जगहों पे क्लास इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से उसकी सब क्लास 2 जो थी उसमें भी देखें कि 3 दफ़ा सब क्लास इस्तेमाल हुआ और 2 दफ़ा क्लास इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये कि FBR को नहीं पता कि हमने क्या चेंज करना है, और उसके बाद उन्होंने अपने कानून को जो चेंज करके दे दिया हमने वैसे एज इट इज़ मान लिया। अब क्लास 1A जो है, जिसको पीछे इन्होंने सब क्लास कहा हुआ है कि उससे पहले आप ये लगा दें, ये ज़रा देखें कि इसके साथ क्या असर हो रहा है। 8 दफ़ा ये है जिनमें 2 दफ़ा से सब क्लास कह रहे हैं और 6 दफ़ा से क्लास कह रहे हैं, तो मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। अब ज़रा ये देखते हैं कि FBR ने किया क्या, और उसके बाद आप कानूनदान हैं, आप देखेंगे कि आपने क्या रास्ता अपनाना है। जो वो क्लेम कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2022 में हमने पूरी की पूरी क्लास उड़ा दी, क्लास 1 उड़ गई, उसके अंदर सब क्लास 1 भी गई और सब क्लास 2 भी गई। तो ये उसके बाद ये 4 अपडेटेड
वर्जन्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस FBR ने अपनी साइट पे डाली। अब ज़रा देखते हैं उनके साथ क्या होगा। ये जी पहला वाला 30 जून 2020। अच्छा, इसमें मैंने दो किए हो। एक आप देखें लिखा हुआ ओरिजिनल वर्जन, जब 2022 में इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की थ्रू फाइनेंस एक्ट, तो ये पहले मैं आपको दे रहा हूँ कि ओरिजिनल वर्जन क्या था जो उस वक्त उन्होंने अपडेट करके डाला। उसमें ज़रा गौर करें कि सब क्लास 2 मौजूद है, वो आपके सामने, बाकी सारा उड़ गया। क्लास 1 की सब क्लास 1 उड़ाई गई और सब क्लास 2 मौजूद है। अब जब इस पे बहुत शोर मचा, कुछ टीचर्स ने भी, बल्कि 8-10 रोज़ पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने बाकायदा इस पे सेशन किया, सारा कुछ हुआ, तब उन्होंने कमाल क्या किया। अब देखें अल्टर्ड वर्जन। अब इस वक्त जाके जब आप साइट पे जाएंगे तो ये चारों के चारों वर्जन्स अल्टर्ड मिलेंगे आपको। इसमें ज़रा देखें, सब क्लास 2 गायब हो गई। 15 रोज़ पहले तक ये सारे के सारे मौजूद थे, मेरे पास भी तो वहीं से आए ना। ठीक, आगे चलो। अगले साल 30 जून 2023 को फाइनेंस एक्ट जब आया, उसके बाद जब इन्होंने अपडेट की, ओरिजिनल वर्जन में आपको फिर वो नज़र आ रहा है, सब क्लास 2 नज़र आ रही है। और जब अल्टर्ड, मैंने इसे मॉडिफाइड लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, अल्टर्ड जान के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप कानूनदान जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें देखें ज़रा, फिर वही सीन, सब क्लास 2 गायब। फिर आपको पता है कि इन्होंने एक मॉडिफाइड वर्जन जब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की, तो 6 मई 2024 को एक अपडेटेड वर्जन सब कवानीन के डाले थे। इसके ओरिजिनल वर्जन में भी देख लें, सेम 2 मौजूद है, सब क्लास 2 मौजूद है। और आगे इसके अल्टर्ड वर्जन में देखें, फिर गायब। नीचे अगर आप पेज नंबर भी इनके देखें तो सेम है, यानी कि जो पहले वाला इन्होंने अपडेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दिया था, उसका जो पेज नंबर था वही सेम पेज नंबर है दूसरे का भी, जब इन्होंने चेंज किया। और यही कुछ हुआ जब लेटेस्ट इस वक्त है 30 जून 2024 का। ओरिजिनल में आपको सब क्लास 2, जिसमें टीचर्स एंड रिसर्चर्स का टैक्स क्रेडिट रिबेट जो है डेट इज़ अवेलेबल। और पिछले हफ्ते जब शोर बहुत मचा तो इन्होंने उसको भी चेंज करके वो आपके सामने डाल दिया। तो मामला मज़ीद उलझ गया ना, करेंगे क्या? अच्छा, मेरे पास ये सारे के सारे मौजूद। FBR ने जब हमारे मोहतरम शब्बर जैदी साहब वज़ीर चेयरमैन 2 फाइनेंस एक्ट के गज़ट्स ऐसे शाया किए हैं, सेम पेज नंबर बट डिफरेंट। एक्चुअली जब एक्ट पास करवाया था फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसमें गलतियां रह गई। मिसाल के तौर पे गलती उसमें क्या थी कि व्हीकल्स में जो इंडिविजुअल्स पर्सनल इस्तेमाल की गाड़ियाँ होती हैं, उसका आपको पता है कि टैक्स किस तरीके से होता है, और जो कमर्शियल होती हैं वो पर सीट पर एनम होते हैं। तो इसमें भी वो पर सीट पर एनम डाल दिया था, इसी तरीके से और कुछ खराबियाँ थी। तो क्या किया, खामोशी से पिछला गजट विड्रॉ किया, सेम पेज नंबर के साथ नया गजट जारी किया, और फिर वो आज भी आपकी किताबों में शामिल है। तो ये पुरानी वारदात है, लेकिन पहले वारदात किसी एक लम्हे के लिए डालते थे।
अब ये 3 सालों पे मुहित है और ये ताज़ा वारदात है। अगर उन्हें ये नहीं पता कि ये क्लास है या सब क्लास है तो क्या करना चाहिए? मसला है ना जी। तो मैंने आज आपकी मुश्किलात आसान नहीं करनी, उनको मज़ीद पेचीदा करनी। हाँ, अगर आप सवाल करेंगे तो शायद उसमें कुछ आसानी निकल आए, लेकिन करनी मुश्किल पैदा है। देखिए, ये बहुत सीरियस जुर्म है। या तो वो एक्ट गलत था 2022 का, या आज FBR के अपने जो एक्ट्स हैं वो गलत हैं, जो इक़दामात उन्होंने उठाए हैं वो गलत हैं और वो बहुत सीरियस हैं। अच्छा, नए तो इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने भेज दिए जी, जिसने भी टैक्स विद होल्ड करना है इसको ख़त्म करके तो फिर आपने करना। लेकिन क्या 22 और 23 के जो टैक्सेस, अगर इनकी इस बात को जो इस वक्त अवेलेबल है सही मान लिया जाए, तो फिर तो लेस टैक्स वाज पेड एंड कलेक्टेड। क्या उसकी डिमांड नोटिस इशू हुए? आज जो ये बताया जा रहा है, मीडिया भी मैंने देखा, उसमें भी कुछ कह रहे थे कि जनाब गवर्नमेंट ने चुपके से ये काम कर दिए। तो इसमें मेरे हिसाब में इस पे खुल खला के बार्स को सामने आना चाहिए। जो भी अपने कानून करना है, जो टैक्स लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि विदाउट लॉ यू कैन नॉट। जहां ये परमिशन दी है, अथॉरिटी दी है टू द गवर्नमेंट कि आपने टैक्स लगाना है, लगा सकते हैं, बट थ्रू ए लॉ। और अगर लॉ गलत हो तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और क्या इसके मुतासरीन एक टैक्स पेयर होना चाहिए? क्या टैक्स कंसल्टेंट होना चाहिए जो उसकी किताब उठा के फिर रहा है? उसे नहीं पता कि खामोशी से आपने वारदात कब डाल दी। क्या वो जिम्मेदार होना चाहिए? और अगर उसकी बिना पे उसके क्लाइंट को नुकसान होता है और उसकी अपनी गुडविल सफ़र होती है तो कौन जिम्मेदार? तो ये आज मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ये वारदातें हो रही हैं। 15 रोज़ पहले मुझसे किसी ने ओपिनियन ली तो मैंने कहा जी ये सूरत हाल ये कि आज भी टैक्स रिबेट अवेलेबल है, और साथ ये भी लिखा कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड बाय FBR एंड विच इज़ अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट, ये अब भी मौजूद है। ये 15 रोज़ पहले की कहानी, आज वो अवेलेबल नहीं है। आज ये वाला अवेलेबल है जो आप इस वक्त में। तो चीज़ ये है कि इसको मेरे हिसाब में टैक्स बार रखनी और बाकी बार और पाकिस्तान टैक्स बार, इसको, इस इशू को बड़ी शद्दोमत से उठाना चाहिए और मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं अवेलेबल। थैंक यू।